एवरीवन, नए चैप्टर वेक्टर्स और स्केलर्स में आपका स्वागत है। 11th का 10th से आप आए हो। 11th में चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। परेशान नहीं होने का, मस्त रहने का, बिल्कुल इजी तरीके से स्ट्रेटजी बना के पढ़ने का, दिमाग में बैठाने का। कॉन्सेप्ट को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में डालने का, मैं उसको आंसर दूंगा। फोन करने का, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। कोई व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप अपनी कंप्लेन कर सकते हो। मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। वेक्टर्स और स्केलर्स, फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी है, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां, इस भौतिक दुनिया में जितनी भी राशियां हैं उनको भौतिक राशियां मोटे भाषा में, लेमन्स लैंग्वेज में हम कह रहे हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में बांटा गया, वेक्टर्स सदिश राशियां, स्केलर्स अदिश राशियां। अब बांटा किसने, किस लिए बांटा? तो हर सब्जेक्ट का क्रोनोलॉजिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। मेरे सबसे फेवरेट टीचर आज तक फिजिक्स में जो हुए हैं, वो उनका मानना है कि फिनमैन, अल्बर्ट फिनमैन, जिनके फिनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स पूरी दुनिया में मशहूर है, MIT में प्रोफेसर थे, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी कहे जाते हैं, और अभी तक के एज ए टीचर सबसे अच्छे टीचरों में उनकी गिनती होती है। उनके अपने बुक में उन्होंने लिखा है कि अगर स्टूडेंट को डाउन टू अर्थ लेवल पर सब्जेक्ट के बारे में मालूम नहीं है तो उसको वो एलियन आइटम लगने लगता। वेक्टर्स अगर उसका ठीक से पता है क्या है तो फिर उसको एलियन नहीं लगता है। तो वेक्टर या स्केलर ये मैथमेटिक्स है, और इस मैथमेटिक्स का इजाद किया न्यूटन ने। न्यूटन ने किस लिए इजाद किया? फिजिकल क्वांटिटी मैकेनिक्स का अध्ययन करने के लिए। मैकेनिक्स यांत्रिकी, आपको पता है मैकेनिक्स यांत्रिकी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रहे होते हैं, उसका स्टडी मैकेनिक्स करती है। इसको दो पार्ट में भी बांटते हैं। जब फोर्सेस लगने के कारण ऑब्जेक्ट जो रुकी होती है, उसमें मोशन नहीं होता है, तो उसकी स्टडी स्टैटिक्स में करते हैं। मैकेनिक्स का ब्रांच स्टैटिक्स, स्थित विज्ञान। और जब फोर्सेस लगने के कारण ऑब्जेक्ट इन मोशन होती है, तब मैकेनिक्स के ब्रांच डायनामिक्स, गतिकी के तहत उसका अध्ययन करते हैं। तो मैकेनिक्स के स्टडीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए न्यूटन ने फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर्स और स्केलर्स में बांटा। अब वेक्टर और स्केलर है। वेक्टर की डेफिनेशन में जनरली मैंने टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है। बच्चों से पूछो जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या NET की तैयारी कर रहे हैं, IT की तैयारी कर रहे हैं, वो आंसर देते हैं कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जबकि स्केलर के बारे में वो बताते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें खाली मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड, परिमाण, हिंदी में बोलते हैं परिमाण, 10, 20, 50, 100, 10.5, ये सब परिमाण हुआ मैग्नीट्यूड। ये डेफिनेशन लोग बताते हैं, पर ये डेफिनेशन अधूरा है, गलत है। इसको जरा करेक्ट कर लीजिए। कभी भी कोई आपसे पूछे वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, ध्यान से सुन लीजिए, बाद में मत कहना कि बाबा जी ने पूरन नहीं दिया। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने के लिए उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़े, परिमाण, उसकी डायरेक्शन बतानी पड़े, साथ साथ वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करें। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करें। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन
सदिशों के योग के नियम का पालन करें। अब कहोगे सर ये सदिशों के योग का नियम क्या है, अभी तो सदिश सदिश शुरू हुआ, उसी में योग का नियम कहाँ से आ गया? तो जी परेशान मत होइए, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, डेफिनेशन में जो बहुत बड़ा ब्लंडर होता है उसको मैं चाहता हूँ शुरू में ही करेक्ट हो जाए, और वेक्टर के डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल कहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको पूरी दिन के बारे में कंप्लीट जानकारी देने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताना होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन बताना होगा, और ये होते हुए भी तीसरी शर्त कि वो वेक्टर एडिशन के रूल को ओबे करे। कहने का मतलब, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, पर वो लॉ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता है तो वेक्टर नहीं होगा, वो वेक्टर नहीं होगा। यानी कि जनरली जो आप लोग आंसर में बता देते हो, कई टीचर्स को पढ़ाते मैंने देखा, माफ कीजिएगा, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वेक्टर होती है, सर्वथा गलत है। वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ साथ वो वेक्टर एडिशन सदिश योग के नियम का पालन करे। मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रही है तो वो वेक्टर नहीं स्केलर हो जाएगी। स्केलर कौन सी क्वांटिटी जिनके बारे में जानकारी देने के लिए मुझे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़े, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए मुझे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़े। मैं कुछ एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि जिनमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है, स्केलर है। जैसे मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप जानते हो कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 मिली एम्पियर मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन क्या होता है? बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर, बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। तो इलेक्ट्रिक करंट में ये 2 कंडीशंस पूरी होती हैं। फिर भी ये क्या होता है? होना क्या चाहिए? वेक्टर, पर होता क्या है? स्केलर। क्यों? क्योंकि इस तीसरे कंडीशन को नहीं ओबे कर पाता है। सेम कंडीशन प्रेशर में भी होती है। प्रेशर में भी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन लॉ वेक्टर एडिशन को प्रेशर ओबे नहीं करता है, इसलिए ये वेक्टर नहीं माना जाएगा। तो वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन में आप ये चीज शुरू में जान लें, और आप ये मत बताइए कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है उसे वेक्टर कहते हैं। आप बताएंगे क्या? आप बताएंगे वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, डायरेक्शन की जरूरत हो, साथ साथ तीसरी जरूरी शर्त कि वो लॉ वेक्टर एडिशन को ओबे करे, वो वेक्टर कहलाएगी। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड बताना पड़े तो वो हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। अभी मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी तीसरे कंडीशन लॉ वेक्टर एडिशन को सदिशों के योग के नियम का पालन इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी स्केलर है। जरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं वेक्टर और स्केलर। एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं पहले स्केलर्स में एग्जाम्पल लेता हूं। डिस्टेंस, दूरी। आज कितना किलोमीटर पैदल चले भैया दिन भर में? इस समय लाकबंदी चल रही है, खूब टहल रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए। कितने किलोमीटर वॉकिंग करा आपने? अरे सर मैंने मोबाइल में सेट कर रखा था, उसने बताया आज मैं 5.6 किलोमीटर चला हूँ पूरे दिन। तो वहां पर सिर्फ 5.6 किलोमीटर की जरूरत होगी। कितनी डिस्टेंस? 5.6 किलोमीटर। यहाँ पर किसी डायरेक्शन को बताया नहीं गया, ना जरूरत है, इसलिए डिस्टेंस क्या हो गई? स्केलर। अब इसी का एक चचेरा भाई है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मोटे तरीके से लेमन्स लैंग्वेज में कह सकते हैं ऐसा डिस्टेंस जो एक सर्टेन डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया। ऐसा डिस्टेंस जो एक सर्टेन डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया हो। जैसे मैंने कहा कि मैं आज यहां से पूरा टहलने गया, 2 किलोमीटर जाएगा।
यहाँ से पूरब गया 2 किलोमीटर। अब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये डिस्टेंस नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया और पूरब की ओर डायरेक्शन हो गया, पूरब की ओर डायरेक्शन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर। क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड तो बताना ही पड़ा, डायरेक्शन पूरब की तरफ ईस्टवर्ड बताना पड़ा। और मैं आपको बताऊं कि ये तीसरे शर्त को भी ओबे करेगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। कैसे ओबे करेगा आगे बताएंगे, अभी नहीं ठीक है बताना। अब मैं एक क्वांटिटी लेता हूं स्केलर में, स्पीड। स्पीड होता है पर यूनिट टाइम में तय की गई डिस्टेंस, पर यूनिट टाइम में तय की गई डिस्टेंस, एकांक समय में चली गई दूरी, पर यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। ये आपके बाइक में स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर वो बताता रहता है कि इस समय ये गाड़ी कितना चल रही है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है। फिर आपने एक्सीलरेटर बढ़ाया, अब इस समय 1 घंटे में 40 किलोमीटर के दर से चल रही, फिर आपने स्पीडोमीटर बढ़ाया तो बताता है कि अब 1 घंटे में 50 किलोमीटर। उसमें वो कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं बताता किस डायरेक्शन ले रहे। तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कितना स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाया। एक तो हमसे कह रहा था कि सर मैं तो 120 किलोमीटर पर आवर चला रहा हूँ। भैया मत चलाइए, हाथ पैर हड्डियां टूट जाएंगी तो फिर पहले जैसे नहीं हो पाएंगी। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा मैं उसी का चचेरा भाई लेता हूँ, कजिन। वो कजिन है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? मैं पहले लेमन्स लैंग्वेज में बताऊं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी एक सर्टेन डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसे वेलोसिटी कहते हैं। आम आदमी की भाषा में ABCD। वेलोसिटी क्या है? एक सर्टेन डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यहाँ सर्टेन डायरेक्शन की बात हो गई, इसलिए होता है पर यूनिट टाइम में ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन हो गया। चलिए अगली एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, एक्सीलरेशन। अच्छा उससे पहले इधर एक क्वांटिटी ले लेते हैं, मास। मास क्या है भैया? 2 किलो टमाटर, 2 किलो टमाटर। किसी डायरेक्शन की जरूरत है क्या? कितना टमाटर लाए? 2 किलो टमाटर लाए। कोई डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मास को डिस्क्राइब करने के लिए तो मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसलिए मास हो गया स्केलर। हाँ, मैं एक्सीलरेशन की बात कर रहा था। एक्सीलरेशन होता है कि पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। देखो ये वेक्टर है, टाइम स्केलर होता है, टाइम स्केलर होता है। टाइम स्केलर क्यों होता है आगे बताएंगे। आप कहोगे कि सर टाइम में भी तो डायरेक्शन होती है, भविष्य काल आगे की तरफ, भूतकाल पीछे की तरफ। जी नहीं, ये टाइम के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बाद में बताएंगे। टाइम स्केलर होता है तो ये वेक्टर बटे स्केलर तो ये आ जाएगा वेक्टर। एक्सीलरेशन हो गया वेक्टर। चलिए एक और चीज की बात करते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सीलरेशन। मास स्केलर, एक्सीलरेशन वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट आएगा वेक्टर। फोर्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन लगती है। आप कहे तो 5 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ, 12 न्यूटन फोर्स बाएं तरफ। फोर्स में एक सर्टेन डायरेक्शन होती है, यहां से एक रिजल्ट निकल रहा है। देखिए आप यहां पर वेक्टर को स्केलर से डिवाइड किया तो वेक्टर आया,
वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर है। तो किसी वेक्टर में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ही आएगा। अब वेक्टर स्केलर जोड़ा नहीं जा सकता, ये गलती मत करना, क्योंकि सेम टाइप की क्वांटिटीज को जोड़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये बंदे नहीं है। इसी तरह मैं यहां पर करूं बात वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तब भी ये हो जाता है स्केलर। यानी कि अभी मैंने क्या बताया कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो हर हालत में वेक्टर आएगा, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो हर हालत में वेक्टर आएगा, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करोगे तो हर हालत में वेक्टर आएगा, स्केलर को वेक्टर से डिवाइड करोगे तो हर हालत में वेक्टर आएगा। यानी वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। लेकिन वेक्टर वेक्टर का गुणा होने पर जरूरी नहीं कि वेक्टर ही आए, स्केलर भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि वेक्टर नहीं आएगा, वेक्टर भी आ सकता है, स्केलर भी आ सकता है। कैसे आएगा आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे। फिलहाल का रिजल्ट हमारे पास क्या है कि वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से तो वेक्टर ही आएगा। पहली बात दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसी छोटी छोटी बातें बैठाते जाओ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर जरूरी नहीं है कि वेक्टर ही आए, स्केलर भी आ सकता है। ओके सर, वर्क स्केलर होता है, मैंने 10 जूल काट किया, इसमें 10 जूल वर्क किया, इसमें किसी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है इसको इंटरप्रेट करने के लिए, इसलिए वर्क हो गया स्केलर क्वांटिटी। अच्छा चलिए, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, उससे पहले अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे ग्राफिकली, कैसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स निरूपण, सदिशों का निरूपण कैसे निरूपित करेंगे। तो तरीका ये है कि इसको एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के द्वारा, किसी वेक्टर को एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और एरो का जो लेंथ होता है, एरो का जो लेंथ होता है, ये लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एरो का लेंथ बताता है। और एरो का जो हेड होता है, एरो हेड, ये डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। चलिए एक एग्जांपल लेकर के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। विवेक देखना होगा शायद। विवेक यहां से नॉर्थवर्ड, यहां से नॉर्थवर्ड 300 मीटर मूव करा। क्या स्टेटमेंट है? विवेक यहां से नॉर्थवर्ड उत्तर की तरफ 300 मीटर मूव कर। तो इसके लिए करेंगे क्या, देखिए हम डायरेक्शन को शो करने के लिए तरीका इस्तेमाल करते हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, पूरा इधर वेस्ट, पश्चिम। मैंने क्या कहा, विवेक 200 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव किया है, यानी यहाँ पर 200 मीटर मैग्नीट्यूड भी है और नॉर्थ डायरेक्शन भी है। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक स्केल ले लेते हैं, स्केल में ले लूंगा कि तो यार एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वेक्टर का निरूपण करते हैं। मान लिया निरहुआ को ससुराल जाना है और उसको उसकी ससुराल उसके घर से 500 मीटर उत्तर है, 500 मीटर नॉर्थ। तो अब इसको 500 मीटर नॉर्थ तो वेक्टर हो गया, क्योंकि 500 मीटर मैग्नीट्यूड नॉर्थ डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की बात होगी। तो मैं 100 मीटर को एक स्केल मान लेता हूं, 1 सेंटीमीटर शो करूंगा। तो 500 मीटर कितना हो गया,
5 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट हो गया। अब नॉर्थ की डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ है, तो ये निरहुआ का घर यहां से चला नॉर्थ की तरफ ससुराल अपने बीवी के पास, कितना 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर मैंने खींच दिया। 5 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट है? 500 मीटर के। डायरेक्शन किधर है? एरो हेड किधर है? नॉर्थ की तरफ। तो ये हुआ वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन। अब किसी वेक्टर में दो चीजें होती हैं, कोई वेक्टर है, दो चीजें होंगी, क्या क्या होगी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड के लिए आपने कहा कि जो एरो की लेंथ है, एरो की लेंथ है वो बताएगा मैग्नीट्यूड को, और एरो का हेड जो है, एरो हेड बताएगा डायरेक्शन को। अब मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है निरहुआ का, तो वो 500 मीटर गया, किधर गया? नॉर्थवर्ड। तो नॉर्थवर्ड के लिए इस वेक्टर को टोपी पहना दिया, एक कैप को, ये मैग्नीट्यूड को बताएगा और ये बताएगा डायरेक्शन। इसी तरीके, इसी को दूसरे तरीके से शो करते हैं, वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए का मान मैग्नीट्यूड इनटू ए का। तो मैग्नीट्यूड को कैसे शो किया हम लोगों ने? या तो सीधे ए लिख दिया या वेक्टर ए का मान लिख दिया। और डायरेक्शन को कैसे शो किया? जिस वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना है उसके ऊपर कैप लगा दिया, इसको एक कैप कहेंगे, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं इसको। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। कितने किस्म के वेक्टर? बहुत किस्म के वेक्टर होते हैं, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे बहुत किस्म के वेक्टर से मुलाकात होती जाएगी। फिर भी हम कुछ वेक्टर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इसमें पहला हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, आप मेरे को बताओ वेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो दो वेक्टर ए और बी इक्वल तभी कहे जाएंगे जब उनका क्या क्या सेम हो? मैग्नीट्यूड सेम हो और क्या सेम हो? डायरेक्शन भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। तो जैसे मैं दिखा रहा हूं, ये वेक्टर ए को दिखा रहा हूं, डायरेक्शन एरो हेड की तरफ से हो रहा है और जो एरो की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी को भी बनाएंगे क्योंकि सेम वेक्टर है, इसलिए उतना ही एरो का लेंथ है, उतना ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी उतना ही। तो अब ये दो वेक्टर इक्वल वेक्टर हो गए। दूसरे टाइप के वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में पैरेलल वेक्टर, ऐसे वेक्टर पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में, यानी इसमें जो भी वेक्टर होंगे सब एक ही डायरेक्शन में होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो इक्वल वेक्टर हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, खाली डायरेक्शन सेम है, तो उसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। जैसा मैं शो कर रहा हूं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर मैंने बनाया बी है, तीसरा वेक्टर बनाया मैंने सी। देखिए इन सबके डायरेक्शन सेम, यानी पैरेलल वेक्टर में क्या अर्थ है? डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सबका एरो हेड एक ही डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड यानी एरो की लेंथ अलग अलग है। अगले वेक्टर की बात मैं करता हूं, अपोजिट वेक्टर। तीसरे टाइप का वेक्टर अपोजिट वेक्टर। अपोजिट उल्टा, अपोजिट वेक्टर्स में क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा।
देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स बनाते हैं। ये दो वेक्टर मैं ले रहा हूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो ये दोनों के एरो लेंथ सेम है, एरो लेंथ सेम मतलब मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो इसको शो करते हैं मैथमेटिकली ए इज इक्वल टू माइनस बी। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लग गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल ले लो। ये ले लिया वेक्टर सी और ये ले लिया वेक्टर डी। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए लिखेंगे सी इज इक्वल टू माइनस डी। मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। तो ये हुआ अपोजिट वेक्टर। अब बात हम करेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स कोप्लेनर, को मीन सेम प्लेन, सेम प्लेन में जो वेक्टर हो उनको कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। देखिए यार मैं दिखाता हूं आपको, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी। सबके मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सबके डायरेक्शन अलग अलग है, पर सब एक ही प्लेन में। किस प्लेन में? व्हाइट बोर्ड के प्लेन में, एक ही प्लेन में है, इसलिए इनको कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर अगर लेते हैं हम, जैसे ये मैंने लिया, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर होने के लिए क्या शर्त? एक ही प्लेन में आ गए। देखिए एक ही प्लेन में दोनों आ गए, इसलिए ये कोप्लेनर। अब देखते हैं एक और वेक्टर लेते हैं, तीन वेक्टर लेते हैं। ये तीन वेक्टर, ये तीन वेक्टर है, ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर होने के लिए जरूरी कि एक ही प्लेन में आ गए, एक प्लेन में आ गए, इसलिए ये भी कोप्लेनर है। दो वेक्टर कोई भी लो, जैसे ये लिया था, कोप्लेनर था, एक प्लेन में आ गया, एक प्लेन में आ गया, आ गया सर, आ गया। मैंने ऐसे तिरछा कर दिया इसको। अब देखते हैं कि ये कोप्लेनर है कि नहीं। फिर एक प्लेन में आ गया, फिर कोप्लेनर। अच्छा, इसको और ऐसे तिरछा कर देते हैं। अब देखते हैं प्लेन में आता है कि नहीं। फिर आ गया सर। यानी कोई दो वेक्टर आप लोगे तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। पर तीन वेक्टर का भी मैंने एग्जाम्पल लिया था, और इस तीनों, अभी आप देखिए मैं तीन का एग्जाम्पल लेता हूं। ये तीन वेक्टर मैंने लिए हैं, एक प्लेन में आ गए, कोप्लेनर है। थोड़ा सा चेंज करता हूं, आप बताओ, आप कोप्लेनर है, दो वेक्टर तो एक प्लेन में है लेकिन तीसरा प्लेन में नहीं, तो क्या निष्कर्ष निकला? दो वेक्टर विल बी टू वेक्टर्स अगर है तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। पर तीन वेक्टर कोप्लेनर हो, चार वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगले वेक्टर की बात करता हूं मैं, कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर सुनिए, ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट, एक वेक्टर ये ओरिजिनेट हुआ, एक वेक्टर ये ओरिजिनेट हुआ, ये वेक्टर ये ओरिजिनेट हुआ, और एक वेक्टर ये ओरिजिनेट हुआ। ये माना ये सब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं, इसलिए इनको कहा जाएगा, क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? जो किसी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं। चलिए अगले वेक्टर की हम बात करते हैं, और अगला वेक्टर हम लेने जा रहे हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, इसको मैं कहता हूं गुंडई वाला वेक्टर, जबरदस्ती वाला वेक्टर। कोई है ना,
बहुत बड़ा ताकतवर है, माफिया है, बदमाश है। अब कह रहा है बोलो 1-1-3, कहते हो 1-1-3 नहीं बोलोगे तो फिर वो हड्डियों की संख्या 200 से ज्यादा बढ़ा सकता है। बाद में भले आप कानूनी कार्रवाई करो, कानूनी मदद लो, लेकिन उस समय उसके सामने आपको क्या कहना पड़ेगा? कहना पड़ेगा हाँ सर 1 and 1 makes 3। तो मजबूरी का फैक्टर है, मैं इसको मजबूरी जबरदस्ती का फैक्टर कहता हूँ। जबरदस्ती क्या है? कौन सा फैक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं? जीरो फैक्टर। और जीरो फैक्टर शून्य सदिश। मैंने मजाक में क्या कहा इसको? मजबूरी फैक्टर, मजबूरी सदिश। क्यों? मजबूरी ये है कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसकी एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। वो आपको कहता है कि वेक्टर को वेक्टर में अगर ऐड करोगे तो रिजल्ट और हालत में वेक्टर ही आएगा। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? ये रूल कहता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, फिलहाल यहाँ पर जितनी जरूरत है बता रहा हूँ कि वेक्टर को वेक्टर में जोड़ोगे तो वेक्टर ही आएगा। अब तो साहब ये कौन सी मजबूरी हो गई? देखिए मजबूरी, एक वेक्टर मैंने लिया A और दूसरा वेक्टर लिया B। ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? तो सर अपोजिट वेक्टर कहते हैं, इसको हम शो करते हैं A = -B अपोजिट वेक्टर। अब अपोजिट वेक्टर क्या है? अपोजिट वेक्टर को मुझे ऐड करना है, ऐड करना है। एडिशन के रूल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको बताने वाला हूं, डिटेल में बताने वाला हूं, पर अभी हमने एक चीज बताई वेक्टर एडिशन के रूल को कि वेक्टर और वेक्टर जुड़ करके वेक्टर ही बनते हैं। उसके एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं कि अगर दो वेक्टर को जोड़ना, एक ध्यान से देखिएगा, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इनको अगर जोड़ना है तो जोड़ने में बड़ी नाइंसाफी होती है। क्या नाइंसाफी होती है? नाइंसाफी ये होती है कि पहले वेक्टर को हम बनाने जा रहे हैं, ये बना दिया, मैग्नीट्यूड उतना ही, डायरेक्शन उतना ही, यानी ये वेक्टर एक ही है। अब पहले वेक्टर के सर पे दूसरे वेक्टर के पैर पर शर्त है, दूसरे वेक्टर जो भी वेक्टर हम ले रहे हैं ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। पहले वेक्टर को मैंने बनाया, जितना मैग्नीट्यूड था उतना ही मैग्नीट्यूड बनाया, जो डायरेक्शन था वो डायरेक्शन बनाया। मैं कह रहा हूं कि अब जिस वेक्टर को ऐड करना है उस वेक्टर के पैर को पहले के सर पे रखना है। तो अब ये भी यहाँ वो चीज जरूरी है कि B को जब हम रखें तो ये ध्यान रखें कि जो उसका डायरेक्शन है, जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका क्यों है। तो चलो भाई, ये मैग्नीट्यूड इसका ही तो मैग्नीट्यूड है, हाँ इसका भी मैग्नीट्यूड है सर, ठीक बनाया आपने, डायरेक्शन भी वैसे ही। तो दो वेक्टर को जब जोड़ना होता है तो पहले वेक्टर के सर पे दूसरे वेक्टर का पैर रखें और फिर इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, इनका योगफल कितना आएगा। योगफल निकालने के लिए पहले के पैर को दूसरे के सर से मिला दो, पहले के पैर को दूसरे के सर से मिला दो, यही दोनों का एडिशन आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। दो वेक्टर को जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या करना होगा? पहले वेक्टर के सर पे दूसरे का पैर रखो, फिर पहले के पैर से दूसरे के सर को मिला दो, रिजल्टेंट आ जाएगा। अब इन दो वेक्टर को मुझे जोड़ना है, तो पहला वेक्टर है A। अब इसके सर पे क्या करें? दूसरे का पैर रखना, तो दूसरे का पैर ये है, दूसरा का पैर रखा और ये बना B। अब क्या करना है? पहले के पैर से दूसरे के सर को, पहले का पैर यही था और दूसरे का सर भी यही पहुंचा, कहां पहुंचे? बिंदी। कहां पहुंचे? बिंदी। तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? A + B 0। वेक्टर चिन्ह इसलिए लगा दिया
चूंकि रूल कहता है कि वेक्टर और वेक्टर जोड़ने से वेक्टर ही आएगा। आप कहोगे साहब जबरदस्ती है, अभी आपने शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था, लेकिन सिर्फ एक शर्त, तीसरे शर्त लॉ वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो कर रहा था, उसको आपने वेक्टर कैटेगरी से बाहर कर दिया। इसके ये तो जीरो वेक्टर है ना, इसके मैग्नीट्यूड है। इस पॉइंट पर पहुंचे हो ना, पॉइंट का मैग्नीट्यूड क्या, कुछ नहीं, डायरेक्शन क्या, कुछ नहीं, तो ना इसमें मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन, फिर भी इसको आप कह रहे हो वेक्टर जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मजबूरी वेक्टर है, और मजबूरी क्या है कि वेक्टर और वेक्टर का सम वेक्टर ही आएगा। कैसे जोड़ा मैंने अपोजिट वेक्टर को? वेक्टर जोड़ने का क्या नियम होता है? पहला वेक्टर के सर पे दूसरे वेक्टर का पैर रखते हैं। तो ये पहला वेक्टर ए मैंने बनाया था, फिर उसके सर पे दूसरे का पैर रखा, और पैर रखा तो जब खींचा तो उसकी डायरेक्शन ये हो। अब फिर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पहले के पैर से दूसरे का सर, तो पहले का पैर यही, दूसरे का सर यही, तो ये जीरो नील बटा सन्नाटा, तो ये मजबूरी वेक्टर। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपको